हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दी रैपिड रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन का रिवीजन, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में आपको इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले यू हैव टू स्टडी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, and in CBSE notification they have also mentioned that you have to study about G20 and what was India's contribution। जो इंडिया में जो समिट हुआ था उस पर्टिकुलर समिट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है G20 में, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसका एक बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, विच इज इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो इसका जो प्राइमरी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन वाज इनेबल्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या फिर जो एमएनसीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर इंडिया में एक कंपनी हम लेट्स से ले ले, एप्पल ले ले, ठीक है। अब एप्पल को जो है एक्सपैंड करना है, बाकी कंट्रीज में भी अपने जो फैक्ट्रीज हैं, अपने जो ऑफिसेज हैं वो सेटअप करने हैं। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच इज प्राइमरीली दे आर गोइंग टू सी कि क्या ये दोनों चीजें उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो है कि नहीं है। सबसे पहला है कि चीप प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि वहां का जो लेबर है इट शुड बी सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड वर्कर्स जो है वो उनको चीपली अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि चीप लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस चीपर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उनको मिलने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज टू हैव अ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। आप जो टैक्सेस लगा रहे हो, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे आपके जो टैक्सेस है वो भी इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फेवरेबल होना चाहिए। When both these conditions are favorable, they are going to what? They are going to set up a factory or a office in that particular country. तो उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में ट्रांसफर होती है, और बाकी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया विल बी एबल टू देन इंटीग्रेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है वो हम बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सप्लाई इट वर्ल्ड वाइड। तो इस तरीके से जो है व्हाट हैपेंस इज दैट because of greater investment by these MNCs, there is greater foreign trade, और जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ता है बाकी कंट्रीज भी जुड़ते जाती है, दैट मीन्स देयर इज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपको है ये याद रखना है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर ट्रेड बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो है जितने भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होते जाएंगे। And this entire process is nothing but the process of globalization. And it is because of the MNCs that more goods and services, investments and technology are moving between the countries. Why? Because ये जो MNCs हैं, they are profit motive oriented societies है। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में क्या अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो इनका जो मोटिव रहता है वो प्रॉफिट मेकिंग का रहता है। तो वो डेफिनेटली देखेंगे कि वो अपने जो ऑफिसेज हैं, वो फैक्ट्रीज हैं, कितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, कहां कहां पे उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस वजह से जो है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एमएनसीज, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग। अब आगे देखते हैं दैट बिसाइड्स गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो लोग हैं पीपल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि वहां के जो फैसिलिटीज हैं वो उनको अच्छे लगते होंगे, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे, बच्चों की जो एजुकेशन है उस वजह से भी काफी लोग जो है माइग्रेट करते हैं। विद इन द कंट्री ऑल्सो दे माइग्रेट एंड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो दे माइग्रेट। सो ये भी जो है movement of the people, that is also something which is included within globalization, है ना। क्यों करते हैं? बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन, यही है। इसी वजह से लोग भी माइग्रेट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन तक। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो, बट एनसीईआरटी में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी दो ही ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से इनेबल किया, एंड सेकेंड विल बी द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ भाई? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हुए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है,
अब अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी जो है बहुत तेजी से जो है ई बैंकिंग सर्विसेज बढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स है दे इंटीग्रेट पीपल, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कैसे है कि हम लोग जो अपने आइडियाज को पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर पा रहे हैं। जो दूसरे जो शहरों में हो रही है, दूसरे जो कंट्रीज में जो चीजें हो रही हैं, वी आर एबल टू get the information faster. We are able to connect with the people of rest of the countries as well in faster and quicker way. और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे हैव बिकम मच मोर चीपर। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो हम बहुत ही क्विक और इजी वे में जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक या फिर विद इन द कंट्री भी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तेजी से बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ द रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब आगे आते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस व्हाट freely about what they wish to import or export. A liberal government enables what? A liberal government enables the process of globalization. अब क्वेश्चन ही आता है कि ये किस बैरियर और रिस्ट्रिक्शन की ये बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने दिया हुआ है कि अमेरिका से जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के तरफ जा रहे हैं, मतलब इंडिया में जो हम लोग जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है परचेज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल प्रोडक्ट। हालांकि एप्पल बहुत महंगा है बट स्टिल एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि एप्पल जो है बहुत ज्यादा, एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंडियन सिटीजन्स खरीद रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जो इंडियन मेड जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं बिक रहे हैं एज कंपेयर टू दी एप्पल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बैरियर एस्टैब्लिश करती है टू दी एप्पल प्रोडक्ट्स एंटरिंग इन इंडिया। कैसे करती है, ये बैरियर को हम कहते हैं टैक्सेस। इंडिया क्या करती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से आपके कंट्री की तरफ ट्रांसफर होता है तब एक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि कोई फॉरेन कंट्री से जब आपके कंट्री में कोई भी चीज आती है उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, एंड व्हेन वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट, आवर इंडियन प्रोडक्ट टू द फॉरेन कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंपोर्ट पे जो है टैक्सेस गवर्नमेंट जो है बढ़ा देती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक जो फोन होगा, एप्पल का जो फोन होगा वो लेट्स से 1 लाख रुपए का है। अब बिकॉज ऑफ टैक्स क्या हो जाता है, वो 1,50,000 का बिकने लगता है। So from 1 lakh, now citizens will have to pay 1,50,000. तो इससे क्या होगा, लोग धीरे धीरे जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदना कम कर देंगे। तो इस बैरियर से क्या हो गया, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए फॉरेन गुड्स को अपने कंट्री में लाने से। बट व्हाट हैपेंस इन अ लिबरलाइजेशन इज दैट व्हेन अ कंट्री लिबरलाइज इटसेल्फ, यानी कि टैक्सेस जो है वो कम करने लगती है। ठीक है, लिबरल ऑर्डर में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में क्या होता है, टैक्सेस का जो बैरियर होता है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करती है। एंड व्हेन दिस हैपेंस देन जो बिजनेसेस हैं दे आर अलाउड टू मेक द डिसीजंस फ्रीली एंड दे आर इजीली एबल टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। तो इस तरीके से क्या है, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन it enables what, the government enables the process of globalization as well. So Indian government after independence put barriers to foreign trade and investment. ठीक है, देखते हैं कि ऐसा इंडिया ने क्यों किया। तो 1947 के बाद जो है इंडिया ने बहुत सारे गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज बनाए। हमने क्या पढ़ा था पब्लिक सेक्टर में कि गवर्नमेंट ओन्स द एसेट्स। तो 1947 में क्या किया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लेके आई, जैसे कि बीएचईएल हुआ, सेल हुआ, ओएनजीसी हुआ, ये सब जो है बहुत सारे पीएसयूज जो है गवर्नमेंट ने खड़ा की, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज जो है आई। व्हाई, बिकॉज दे वांटेड कि इंडिया में जो है प्रोडक्शन बढ़े, इंडिया में जो है जॉब्स की अवेलेबिलिटी हो, प्रोडक्शन बढ़े, इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है ज्यादा वेटेज मिले। इस वजह से जो है इंडिया ने पीएसयूज खड़ा किए एंड दे व्हाट, दे रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स। और हमने अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
इंपोर्ट्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम काफी ज्यादा हाई लेवल पे टैक्सेस लगाते हैं, है ना, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। तो इस तरीके की इकोनॉमी को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इनिशियली वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, पर धीरे धीरे क्या हुआ 1980s और 1990s में, इस वजह से जो है, ये क्लोज इकोनॉमी की वजह से जो है धीरे धीरे जो है हमारा जो प्रोडक्शन था, हमारा जो ग्रोथ था, जीडीपी हमारी नीचे जाने लगी, और ये जो पीएसयूज थे ये लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गए। दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग, है ना, और हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में ही बनाने की कोशिश कर रहे थे, बारिंग फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम है वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ की इंडस्ट्रीज को छोड़ के इंडिया ने बाकी सब पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, और इसी वजह से जो है 1980s और 1990s में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, एंड वी हैड टू टेक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ। ठीक है, तो उन्होंने जो है हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, हमारे ऊपर एक तरीके से एक एडवाइस नहीं बोलूंगी, एक ऑर्डर हमारे ऊपर इंपोज किया, क्योंकि हमने उनसे लोन्स लिए थे, दैट नाउ you have to liberalize your economy, that means you have to open up your economy। तो पहले हमारा मोटिव क्या था 1947 में, कि हम अपने जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको जो है प्रोटेक्शन देंगे। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दे मूव्ड टुवर्ड्स एन लिबरल इकोनॉमी, दे मूव्ड टुवर्ड्स एन ओपन इकोनॉमी, एंड that enabled the process of globalization। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन रीड इट ओवर हियर, कि इंडिपेंडेंस हमने इसे क्यों किया था, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो कंपटीशन को, फॉरेन कंपटीशन को रोकने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज किया था। ठीक है, अब हम आते हैं जो फाइनल टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज G20 और इंडिया के समिट के क्या क्या की फैक्ट्स थे। आपको इसमें केवल और केवल जो है फैक्ट्स को याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये था हमारा पर्टिकुलर लोगो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। तो इंडिया समिट जो था 2023 में हुआ था, एंड दिस वाज द पर्टिकुलर लोगो। हमारा थीम क्या था, वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये हमने एक पर्टिकुलर उपनिषद में से ये पर्टिकुलर लाइन हमने लिया है, दैट इज वसुदैव कुटुंबकम। एंड व्हाट इज G20? इट इज अ प्रीमियर फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1999। तो 1999 में भी जो है वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा था, तो बहुत सारे जो है प्रेसिडेंट्स और जो बैंक्स के जो गवर्नर्स थे, जो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एंड दिस इज प्राइमरीली व्हाट, एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, और हर साल जो है इसका जो लीडरशिप है, इस पर्टिकुलर जो लीडरशिप है, ये रोटेशन में डिसाइड होता है। तो फॉर एग्जांपल 2023 में जो है इंडिया वाज द लीडर ऑफ G20, इंडिया के पास थी प्रेसिडेंटशिप। 2022 में जो है इंडोनेशिया के पास थी, उसके बाद हमारे इंडिया के बाद 2024 में ब्राजील में हुई, एंड फाइनली दिस ईयर G20 वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, और G20 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 19 कंट्रीज इंक्लूडेड है प्लस यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ताकि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म वे में बना सके। तो 19 कंट्रीज है एंड प्लस EU है, एंड दिस मेक्स G20। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंडिया के क्या क्या प्रायोरिटीज थे। तो सबसे पहले वी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ का पूरा है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसमें हम जो है बिहेवियरल नच करना चाह रहे थे, सिटीजन लेवल पे, लोकल लेवल पे हम ये नच करना चाह रहे थे कि लोग जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, और जो भी वो चीज करें, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हो, दैट शुड बी एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्या है, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ।
इसके अंदर हमारा फोकस था जो भी हमारे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं हम उनको प्रमोट करें, और जो ट्रेड है, लेबर है, हम लेबर राइट्स को हम प्रमोट करें। बिल्डिंग इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स एंड फूड सिस्टम्स, यानी कि लोकल लेवल पे हमारे जो भी प्रोडक्शंस होते हैं, एग्रीकल्चरल लेवल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल लेवल पे, हम उनके ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें एंड वी आर एबल टू इंटीग्रेट देम विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आगे क्या है? एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टोटल आई गेस देयर आर 17 गोल्स, देयर आर 17 बिग गोल्स, जो कि सारे कंट्रीज ने, सारे देशों ने मिलके जो है ये गोल्स दिए हैं कि हम 2030 तक जो है ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया ने भी इसी चीज को प्रमोट किया कि हम ये जो प्रोग्रेस है हम उसको एक्सेलरेट करें, हम उसको तेजी से इस प्रोग्रेस को 2030 तक जो है हम कंप्लीट कर पाए। आगे क्या है? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल है हमारा यूपीआई सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे जो कंट्रीज थे जो G20 में आए थे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि इंडिया ने किस तरीके से डिजिटल लेवल पे जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द यूपीआई सिस्टम, जो कि हम अभी पेटीएम, गूगल पे, ये जो करते हैं, भीम जो ऐप है, इस तरीके के जो हमने चीजों को डेवलप किया है, ई बैंकिंग सर्विसेज में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं, लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था। तो इस तरीके से दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द पब्लिक डिलीवरी सिस्टम थ्रू व्हाट? थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे क्या है? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। आपने एक नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन का, है ना? मैंने इस लेक्चर में एक और नाम लिया था, IMF। तो ये जो है कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया का ये हमेशा से ही मानना है कि दैट ये जो वेस्टर्न ओरिएंटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि वो बाकी कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए भी वर्क कर पाए, उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में वो अच्छा होना चाहिए। एंड फाइनली वी एडवोकेटेड फॉर व्हाट? वी एडवोकेटेड फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट। इनका ये कहना था, इंडिया का ये कहना था कि दैट विमेन शुड बी ब्रॉट एट द फोरफ्रंट, और उनको जो है डिसीजन मेकिंग का अधिकार होना चाहिए, ताकि वी आर एबल टू मीट ऑल दीज अबव गिवन प्रायोरिटीज। तो ये इंडिया ने जो है ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे बातें उन्होंने कही हैं, एंड मेनी कंट्रीज एक्सेप्टेड दैट कि ये हमें जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वो हमको अचीव करने की जरूरत है। सो दिस वाज स्टूडेंट द फैक्ट्स अबाउट G20, एंड हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया है, फैक्टर्स पढ़ लिया है, एंड वी आल्सो स्टडीड द की फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है अबाउट G20 एंड अबाउट इंडिया समिट जो हुआ था 2023 में। ठीक है, अब आपको कोई भी अगर डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू रिवाइज, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।